हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेके आए हुए हैं केमिकल रिएक्शन का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जुड़ के आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको 100% मिलेगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू द 9th लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, और जिस कॉन्सेप्ट का नाम है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। यानी हमारे प्रतिदिन के जीवन में, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है, कितना बर्बाद चीज़ों को कर सकता है, उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब किसी के दिमाग में चल रहा है कि सर ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, नया नया टर्म लेके आप आ रहे हैं। तो देखो यार, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे एक पूरा का पूरा लेक्चर बना हुआ है जो चैनल पे है, आप लोग जाके देख लीजिए, लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th के लिए तो है ही है, 11th में एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स इसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रिडॉक्स बोलते हैं। रिडॉक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो वैसे अगर आप लोग नहीं पढ़ें जो लोग, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटा सा लाइन याद रखना सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए। अब इस कॉन्सेप्ट को हर जगह मत लगा देना, इस लाइन को, मतलब कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, इस लाइन को हर जगह मत लगाना। बस इस लेक्चर के लिए वो है, इस लेक्चर के लिए और अगले लेक्चर के लिए। बाकी आप पूरा का पूरा जब टाइम मिले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ ले, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब इतना ही समझ लो इस लेक्चर के लिए कि अगर कहीं पर हम ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में हम ऑक्सीजन ला के जोड़ दिए, इसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिए तो वो हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बस इतना ही लाइन याद रखना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि अगर कहीं ऑक्सीजन जोड़ दें, हम अपने पर डे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें अगर ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो क्या क्या बुरा इफेक्ट पड़ता है। आप लोग सोच रहे हैं सर ऑक्सीजन जोड़ने से बुरा इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। वो मानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, पर कुछ ऐसे भी चीज़ है जहाँ पे अगर ऑक्सीजन जोड़ दे तो ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और उन्हीं सारे चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे। तो एक बच्चे के माइंड में चल रहा है सर इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या सबके बारे में देखेंगे? तो देखो यार, इतना बकैती हम लोग नहीं करेंगे और ना ही हमारा सिलेबस करने देगा। बस हम थोड़े मोड़े चीज़ों में देखेंगे ऑक्सीडेशन करा के, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम दो ही चीज़ के बारे में देखेंगे, एक मेटल के बारे में देखेंगे, दूसरा फूड के बारे में देखेंगे। यानी जब हम ऑक्सीडेशन मेटल में कराएंगे तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन, कोरोजन ऑफ मेटल। यानी किसी भी मेटल में हम ऑक्सीडेशन करा दिए तो उसका एक नया नाम निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कोरोजन क्या होता है। और वही ऑक्सीडेशन अगर हम फूड के साथ करा दिए, किसके साथ? फूड के साथ करा दिए, तो टॉपिक निकल के आता है रेंसिडिटी ऑफ फूड। यानी चीज एक ही है, ऑक्सीडेशन ही करा रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग चीजों में करा रहे हैं। पहले मेटल में करा रहे हैं तो कोरोजन ऑफ मेटल आ जा रहा है, दूसरा अगर हम फूड में करा रहे हैं तो इसका नाम हो जा रहा है रेंसिडिटी ऑफ फूड। लेकिन हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो रेंसिडिटी है इसको हम अगले लेक्चर के लिए बचा के रखते हैं, अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे रेंसिडिटी के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कोरोजन ऑफ मेटल के बारे में, कि मेटल में कोरोजन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक दो लाइन कोरोजन के बारे में जान लेते हैं, फिर अपने डेफिनेशन पे चलेंगे कि कोरोजन है क्या। कोरोजन एक प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में किसी भी मेटल में, कोई भी मेटल ले लो दुनिया का, मान लो ये मेटल है, और ये मेटल कुछ भी हो सकता है, हमारा आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी मेटल ले लो, रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मतलब जो रिएक्शन कर सके। अब
प्लेटिनम और गोल्ड मत ले लेना। हाँ, सिल्वर को ले सकते हो, रिएक्शन करता है हल्का फुल्का सिल्वर। तो कोई भी मेटल ले लो जो रिएक्शन करता है और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, और जैसे ही रिएक्शन कराओगे ये मेटल हमारा खराब हो जाएगा। खराब कैसे हो जाएगा? इसका सरफेस बर्बाद हो जाएगा। ये जो सरफेस दिखाई देगा ना सुंदर सुंदर, ये सरफेस बर्बाद हो जाएगा, गड्ढे इसके ऊपर पड़ जाएंगे या लेयर लेयर छोड़ना ही स्टार्ट कर देगा। तो इसी को बोलते हैं कोरोजन। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या सर सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोरोजन होगा, यानी ऑक्सीडेशन से ही कोरोजन होगा? तो नहीं, सिर्फ ऑक्सीडेशन से कोरोजन नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन जोड़ने से कोरोजन नहीं होगा। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हम कोरोजन करा देंगे, लेकिन हम कोरोजन नहीं कराते यार। कोरोजन से तो मेटल बर्बाद होता है, वो अपने आप यूज़ हो जाते हैं। अगर हम रखते हैं कहीं पे तो यूज़ करके हम मतलब वो हो जाते हैं। बहुत सारी गैसेज है जो उसके ऊपर अटैक करती हैं और कोरोजन करा देती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, या तुम्हारा मन किया कोई एसिड लेके आया और उसमें ले जाके मेटल को डाल दिए, यानी केमिकल से भी हमारा क्या होगा? कोरोजन होगा। तो कोरोजन कराने के ढेर सारे तरीके हैं और उनमें एक ऑक्सीडेशन भी आता है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना भी आता है। अब यहाँ से हम चलेंगे अगर अपने डेफिनेशन पे, तो सारा का सारा डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है। कह रहा है कोरोजन इज द प्रोसेस, यानी कोरोजन एक प्रोसेस है इन विच मेटल आर ईटेन अप ग्रेजुअली, यानी कोरोजन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमारे मेटल को लगातार कोई खाते रहता है। और कौन खाएगा हमारे मेटल को? लिखा हुआ है ईटेन अप ग्रेजुअली। अब मेटल को कौन खा सकता है? जो मेटल से ताकतवर हो। क्या आपको दे दिया जाए मेटल खाने के लिए, बोला जाए लो बाबू ये सिल्वर है, खा लो, पेट भर लो, क्या खा पाओगे? दांत टूट जाएंगे। तो जो मेटल से ताकतवर होंगे वही तो मेटल को खाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो ताकतवर लोग होते हैं मेटल के सरफेस पे बैठते हैं और इसको खाना स्टार्ट करते हैं। और वो ताकतवर लोग कौन होते हैं हम बता भी चुके हैं, और डेफिनेशन में भी वही चीज़ बताएगा। ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, यानी हवा, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, यानी हमारा जो पानी होता है H2O, और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस, या कोई केमिकल आके उसके सरफेस पे बैठ जाए, यानी यही ताकतवर लोग हैं। एयर है, मॉइस्चर है और केमिकल है जो मेटल के सरफेस पे बैठकर, कोई भी मेटल हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, आयरन हो सकता है, उसके सरफेस पे आके अटैक करेंगे। मान लो ऑक्सीजन ने आके अटैक किया और इसके अपर लेयर को खाना स्टार्ट कर दिया, पानी आके अटैक कर दिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आके अटैक कर दिया, या हाइड्रोजन सल्फाइड आके अटैक कर दिया, या हो सकता कोई एसिड अटैक नहीं करेगा, एसिड को अटैक करवाना पड़ेगा। हम लेके आएंगे एक जो है कांच के बर्तन में एसिड और इसके ऊपर डाल देंगे, और जैसे ही डालेंगे तो इन सारे तरीकों से क्या होगा? हमारा मेटल बर्बाद हो जाएगा, इसका अपर लेयर बर्बाद हो जाएगा, कमजोर होता जाएगा, ऊपर का लेयर इसका क्या करेगा? छोड़ता जाएगा, इसमें गड्ढे बनते जाएंगे, तो मेटल हमारा खराब हो जाएगा। तो इसी पूरे प्रोसेस को, यानी या तो ऑक्सीजन जोड़ दो, या पानी जोड़ दो, या केमिकल जोड़ दो, और जुड़ने के बाद हमारा मेटल खराब हो जाता है, इटन अप होना स्टार्ट हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका कोरोजन क्लियर हो गया होगा कि कोरोजन क्या होता है। अब यहाँ पे एक बच्चे के दिमाग में डाउट चल रहा है, सर कोरोजन बता दिए, लेकिन ये तो हमारा कुछ ना कुछ रस्टिंग के जैसा लग रहा है, यानी जो आयरन में जंग लग जाता है वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि अगर आयरन को हम ऑक्सीजन के साथ लेके जाएंगे या पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, इसका लेयर खराब हो जाता है। तो क्या ये रस्टिंग और कोरोजन एक ही है? बिल्कुल एक ही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम चेंज है। अगर हम किसी भी मेटल में अगर ऑक्सीजन का या केमिकल से रिएक्शन करा रहे हैं और उसका लेयर खराब हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। आयरन में भी हम बोल सकते हैं कोरोजन, यानी हम आयरन लिए और इसका लेयर खराब हो गया, इसमें जंग लग गया आयरन में, तो हम बोल सकते हैं कि कोरोजन हुआ है। लेकिन हमारा आयरन बहुत ही प्यारा होता है, हम सभी प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि हर जगह आयरन का यूज़ होता है। हमारे घर में आयरन का यूज़ होता है, घर बनवाते हैं तो पिलर में आयरन लगता है, या हमारे बालकनी में आयरन लगता है, जीना में आयरन लगता है, सीढ़ी में आयरन लगता है, मतलब हर जगह आयरन का यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो इस आयरन को यार थोड़ा सा प्यार से हम एक और नाम दे दिए हैं जिसका नाम है रस्टिंग। क्या नाम है? रस्टिंग।
यानी हम बोल सकते हैं अगर आयरन में भी जंग लग रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इसमें कोरोजन हुआ है, लेकिन थोड़ा प्यार दिखाना हो तो बोल सकते हो कि आयरन में रस्टिंग हुआ है। और ये रस्टिंग वर्ड सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए यूज़ करेंगे, बाकी दूसरे में यूज़ नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कॉपर में रस्टिंग हो गया, नहीं, वहाँ पे हम कोरोजन बोलेंगे। कोरोजन हम सबके लिए बोल सकते हैं। जैसे मेरा नाम है राजीव, तो हमको बोलना हो स्पेशली तो हम बोलेंगे, कोई हमको बुलाए तो हम बोलेंगे राजीव। लेकिन अगर सबको एक साथ बोलना है तो हम सभी लोग क्या है, मनुष्य हैं। हमको भी मनुष्य बोला जा सकता है, तुमको भी बोला सकता है, हाथ इधर कर, तुमको भी बोला सकता है, तुम्हारे सराउंडिंग में जितने लोग हैं सबको मनुष्य बोला जा सकता है। लेकिन सबका स्पेसिफिक नाम है, जैसे मेरा राजीव है तो समझ लो हम आयरन है, हमको रस्टिंग दे दिया गया, एक प्यारा सा नाम। तो वैसे ही अगर सारे मेटल को एक साथ बोलना हो कि सारे मेटल में क्या हुआ है, तो हम बोलेंगे कोरोजन हुआ है। इसमें सारे मेटल आ जाएंगे, आयरन आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, यानी सारा मेटल एक साथ बोल सकते हैं कि कोरोजन हुआ है। लेकिन अगर आयरन के बारे में बोलना हो और अलग से बोलना हो तो हम बोलेंगे कि इसमें रस्टिंग हुआ है। यानी रस्टिंग और कोरोजन एक ही चीज़ है, नाम एक ही है, बस आयरन के लिए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत हम दिखा देते हैं और बोल देते हैं रस्टिंग। तो यहाँ से आपको आयरन, रस्टिंग और कोरोजन ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसको जल्दी से नोट करिए, और नोट करने के बाद हम आप लोग को दिखाएंगे एक रिएक्शन करा के। ये रिएक्शन बहुत बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछता है कि जो आयरन ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद जो रस्ट बनाता है, उस रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो जल्दी से नोट कीजिए इसको हम, उसके बाद हम रस्टिंग का प्रोसेस का जो है रस्ट बनने का फॉर्मूला दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हम ले लिए आयरन, जिसको बोलते हैं Fe। इसको हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो O2 ले लिए और हम पानी भी इसमें डाल देंगे। क्या डाल देंगे, पानी, यानी H2O। अब जाके ये रिएक्शन करेगा, यानी हमारा आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और H2O हो गया। ये जब आपस में रिएक्ट करेगा, अभी यहाँ पे ये आयरन है यानी लोहा है, और ये लोहा ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Fe2O3.X। इसको छोटा सा लिखते हैं, समझ लीजिए एरो हमारा है, छोटा सा रिएक्शन वाला दिखा दी है। अब ये क्या बनाएगा, Fe2O3.XH2O। और ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला है। यानी ये आयरन है, यहाँ पे क्या है, आयरन है, और जब ये आयरन ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, रस्ट। और रस्ट का हमारा फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। और यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं कि X क्या है। X का मतलब है कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, यानी वाटर है, उसका ये मोल है, यानी कितना मोल यहाँ पे वाटर यूज होगा। तो हमको तो पता नहीं है कि कितना मोल आप लोग 9th में पढ़ के आए होंगे या हमको 11th में पढ़ना है। मोल समझ लीजिए कि यहाँ पे एक वर्ड है, यानी 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, इसको दिया जाता है। मोल पे एक वीडियो बना हुआ है मेरा, नीचे डाल देंगे कि मोल का मतलब क्या होता है। आप लोग वैसे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मोल डालिएगा मोल आर्म्स करियर तो मोल पे वीडियो आ जाएगा। बस एक शॉर्ट वीडियो है, वहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कि मोल क्या है। तो यहाँ पे जो H2O है उसकी आगे X लगा हुआ है, यानी X का मतलब हो गया, इतना समझ लीजिए कि पानी का क्वांटिटी है। ये X क्या है, हमारे वाटर का क्वांटिटी है, कि कितना वाटर ऐड होगा। सिंपल लैंग्वेज में क्या, कि कितना वाटर ऐड होगा रस्टिंग में, क्योंकि हर जगह पे पानी कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। रस्टिंग में जंग जो बनेगा, अगर हम यहाँ पे मेटल ले लिए, हो सकता है कि इसमें पानी 1 लीटर भी आ जाए, या हो सकता है आधे लीटर आ जाए, या हो सकता है 5 लीटर पानी के साथ रस्टिंग करें। तो पानी का क्वांटिटी हमारा अलग अलग हो सकता है। तो X का मतलब यहाँ पे इतना ही समझिए, अमाउंट ऑफ वाटर है, जिसको हम यहाँ पे फिक्स नहीं किए हुए और ना ही बुक फिक्स करता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करता है, X यूज़ करता है। X क्या है, हमारा वेरिएबल टर्म है। तो ये हमारा रस्टिंग का क्या है, प्रोसेस है। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe2O3.XH2O क्या किया, बना दिया, और ये हमारा जो है रस्ट है। तो आप इसको जल्दी से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने रस्टिंग में। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आखिर हम पता कैसे करेंगे कि कोई चीज़ रस्टिंग हुआ है या कोरोजन हुआ है किसी मेटल में। तो पहचानने का 2-3 ट्रिक बताते हैं आपको। अगर
आयरन में रस्टिंग हो रहा है या कोरोजन हो रहा है तो वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये जो रस्ट होगा ये किस कलर का होगा, ब्राउन रेड में होगा, यानी थोड़ा सा भूरे और लाल में हो जाएगा। तो ब्राउन रेड में हो जाएगा। अगर कोई लोहा है अगर वो ब्राउन रेड में चेंज हो जाए तो समझ लिए कि इसमें रस्टिंग हो गया है या कोरोजन हो गया है। अगर कॉपर अगर हम लेते हैं तो कॉपर में क्या होगा, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाएगा, हरे रंग का लेयर चढ़ जाएगा, तब समझना कि ये कॉपर क्या हुआ, बर्बाद हो चुका है, ऊपर का लेयर बर्बाद हो चुका है कोरोजन की वजह से। तो ग्रीन कलर का हो जाएगा तो कॉपर हम समझ लेंगे कि रस्टिंग हो गया है, सॉरी रस्टिंग नहीं कोरोजन हो गया है। रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए यूज़ होता है, कोरोजन सबके लिए यूज़ होगा। तो कोरोजन हो गया है। अगर वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में क्या होगा, सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाएगा और आपके घर में होगा चांदी का सिक्का होगा या मम्मी लोग पाजेब वगैरह जो पहनती है आप लोग देखिए ब्लैक कलर का हो जाता है, बार बार उसको पॉलिश कराना पड़ता है, जाके सफाई करवाना पड़ता है। तो अगर सिल्वर ब्लैक कलर का हो गया तो समझ लो इसमें क्या हुआ है, कोरोजन हुआ है। तो ये रहा हमारा कोरोजन का कुछ टॉपिक। और कोरोजन की वजह से हमारा मेटल बर्बाद हो जाता है। हम बाहर कुछ भी रेलिंग वगैरह लगाते हैं उसमें गड्ढा पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, दिखने में भद्दा लगता है। तो दिमाग में चल रहा है कि क्या कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसा टेक्निक है जिसको यूज करके कोरोजन से बचा जा सकता है। तो बिल्कुल बहुत सारे टेक्निक को डेवलप किया गया है जिसको अगर हम यूज करें तो कोरोजन से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो टेक्निक क्या क्या है। तो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के कुछ मेथड दिए हुए हैं जिनको यूज करके हम मेटल में रस्ट होने से बचा सकते हैं। ये हमारे कुछ मेथड हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और टॉपिक देख के प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ये रस्टिंग टर्म देख के बच्चे एकदम कंफ्यूज हो गए हैं कि सर अभी तो आप कोरोजन पढ़ा रहे थे और यहाँ पे टर्म डाल दिए रस्टिंग, ऐसा कैसे हो गया सर। तो देखो यार बात कुल ये है कि जब हम सारे मेटल के बारे में स्टडी कर रहे थे, एल्युमिनियम के बारे में, कॉपर के बारे में, सिल्वर के बारे में, तब वहाँ पे कोरोजन वर्ड यूज़ कर दिया। लेकिन हमको सारे मेटल के बारे में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के बारे में पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पे हम रस्टिंग दिए हुए हैं। और ध्यान से आप लोग लेक्चर को देख रहे होंगे तो आप लोग देखे होंगे यहाँ पे हम स्पेशली आयरन का रिएक्शन करा के दिखाए थे और यहाँ पे रस्ट बना के दिखाए थे। क्यों? क्योंकि आयरन के बारे में ही पढ़ना है, इसीलिए हम यहाँ पे रस्टिंग डाले हैं। बाकी जितने एलिमेंट हैं जैसे हमारा सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब के बारे में हमको चैप्टर 3 में पढ़ना है। तो वहाँ पे हम डेप्थ में देखेंगे उनके कोरोजन के बारे में कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयरन के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए हम क्या किए हैं यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग डाले हुए हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि अगर कोई भी आयरन है उस आयरन को हम बचाएंगे कैसे रस्ट होने से। तो कुछ यहाँ पे तरीका है और क्या क्या है। पहला तरीका कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कवरिंग इट्स सरफेस विथ पेंट और ग्रीस। यानी कोई भी आयरन हो गया, ये मान लो हमारा आयरन हो गया, इस आयरन को अगर हमको बचाना है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पेंट लगा देंगे। जैसे ही पेंट लगाएंगे इस आयरन के सरफेस पे एक लेयर चढ़ जाएगा और लेयर चढ़ेगा तो जो ऑक्सीजन और वाटर इस पे अटैक करेगा वो अंदर तक नहीं जा पाएगा, और जब अंदर तक नहीं जा पाएगा तो हमारा आयरन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, बच जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इसमें रस्टिंग नहीं होगा, रस्टिंग तो होगा लेकिन बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में होगा और ये आयरन काफ़ी लंबे टाइम तक जो है बचा हुआ रहेगा अगर हम रेगुलरली इस पर पेंट करते हैं। जहाँ भी देखते हैं कि पेंट छूट गया है वहाँ पे हम पेंट मार देते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक ये आयरन क्या होगा, बचा हुआ रह जाएगा। लेकिन कुछ दूसरे भी जगह होते हैं जहाँ पे हम पेंट नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पे हम ग्रीस का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे गाड़ी का इंजन हो गया, वहाँ पे हम पेंटिंग नहीं कर सकते हैं। कुछ और भी गाड़ी हो गए जिसके इंटरनल ऑर्गन हो गए, वहाँ पे हम पेंटिंग नहीं कर सकते हैं। या हम साइकिल जो चलाते हैं उस साइकिल का जो चेन होता है, क्या उसको हम पेंट कर सकते हैं? अगर पेंट हो गया तो जाम हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो इन सब जगहों पे हम क्या करते हैं, ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते हैं। और अगर आप लोग साइकिल चलाते होंगे तो करते होंगे, टाइम टू टाइम उसके ऊपर लुब्रिकेंट डालते होंगे, मार्केट से जो है चेन ऑयल ख़रीद के लाते होंगे और उसके ऊपर लगा देते होंगे, या ग्रीसिंग करते होंगे। या साइकिल बनवाने आप जाते होंगे तो आपके साइकिल में बहुत ऐसे जगह होता होगा जहाँ पे क्या होता होगा, जो क्या बोलते हैं उसको,
गैरेज वालों को क्या बोलते हैं, जो साइकिल बनाते हैं, समझ लो साइकिल जो बनाते हैं वो क्या करेंगे, उसमें ग्रीस लगाते हैं साइकिल में। अगर बाइक भी चलाते होंगे तो बाइक में भी ग्रीसिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जंग ना लग पाए, क्योंकि आयरन वगैरह का वो सारा चीज़ होता है। तो या तो हम पेंट कर सकते हैं या ग्रीस या ऑयल लगा सकते हैं। तो ये पहला हमारा तरीका हुआ जो कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा क्या होता है, बार बार जो है करना पड़ता है, दिमाग ख़राब करके रख देता है। जब देखो पेंटिंग कराना पड़ता है, जब देखो ग्रीसिंग करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। तो क्या कुछ ऐसा तरीका है जो एक बार करा दिया जाए और लंबे टाइम तक चले? बिल्कुल है, गैल्वेनाइजेशन करा दो। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन में हम किसी भी आयरन पे, किसी भी आयरन पे जिंक का अगर लेयर चढ़ा देते हैं मशीन से, हमारे घर में नहीं होगा, इसके लिए हमको जो है फैक्ट्री में जाना पड़ेगा और फैक्ट्री में जाके मशीन के पास जाना पड़ेगा और उस मशीन से इस आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देना पड़ेगा। और जैसे ही इसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दिए, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और यहाँ पे लिखा हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन जिंक कोटिंग, यानी जिंक का एक लेयर, एक कोट अगर हम आयरन पे चढ़ा देते हैं तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आयरन को लंबे टाइम तक बिना किसी टेंशन के रख सकते हैं और बचा सकते हैं। रस्टिंग नहीं होगा लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा होगा और लंबे टाइम तक चलेगा और हमको उतना पता भी नहीं चलेगा कि इसमें रस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जिंक का लेयर चढ़ा दिए हुए हैं। तो ये एक दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। और अगर वैसे ऑब्जेक्ट खरीदते हैं जिस पे जिंक का कोटिंग हुआ रहता है, वो कॉस्टली मिलता भी है। तो ये दूसरा तरीका है हमारा। तीसरा तरीका क्या कर सकते हैं, तीसरे तरीके में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा सकते हैं। अब सर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम करते हैं क्रोमियम, जो एक चमकने वाला हमारा क्या होता है, मेटल होता है, काफ़ी शाइनिंग होता है। क्रोमियम और निकल दोनों में से कोई भी, या तो क्रोमियम या तो दूसरा निकल यूज करके हम किसी आयरन के ऊपर चढ़ा देंगे। तो जब हम क्रोमियम और आयरन का लेयर चढ़ाएंगे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये थोड़ा सा और कॉस्टली मिलता है। घर में कुछ चीज़ सजाने का होता है, जो भी मतलब ऑर्नामेंट होता है, जो डेकोरेटिव होता है, उस पर क्रोमियम का, निकल का, इस सब का जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ रहता है, लेयर चढ़ा रहता है। ये थोड़ा सा और कॉस्टली मिलता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आयरन को बचा सकते हैं। अब यहाँ पे दिमाग में चल रहा होगा ये सर गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोनों क्या एक ही है? तो एक ही प्रोसेस है, बस फर्क है हमारे एलिमेंट का। गैल्वेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ जिंक को यूज़ करेंगे, यानी गैल्वेनाइजेशन कराना होगा तो सिर्फ जिंक को ही यूज करके करा सकते हैं, बाकी दूसरा कोई एलिमेंट हम यूज नहीं कर पाएंगे इस टेक्निक से या इस प्रोसेस में। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम डिफरेंट एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्रोमियम यूज़ किए, निकल यूज़ किए, और भी बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डिफरेंट एलिमेंट को यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस में, लेकिन गैल्वेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज होता है और वो एलिमेंट है हमारा जिंक। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको प्रिवेंट करना है, और इसको जल्दी से आप लोग छाप लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग का जो हमारा मेथड है। और अगर आप लोग इसको छाप लिए होंगे तो यहाँ पे हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक मस्ती में रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।